कौन लोग हैं वो? नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। संसद की कार्य सूची में कई अहम विधेयक सूचीबद्ध, सरकार की होगी पारित कराने की कोशिश। वहीं विपक्ष एसआईआर समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में। झारखंड के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। धनबाद में आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में होंगी बतौर मुख्य अतिथि शामिल। बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, मतदाता 1 सितंबर तक कर सकते हैं शिकायत दर्ज। साथ ही आज से शुरू होगा निर्वाचन आयोग का नए मतदाताओं का नाम जोड़ने का विशेष अभियान। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का एक और बड़ा फैसला, शिक्षा विभाग में कार्यरत रसोइयों, रात्रि प्रहरियों, अनुदेशकों का मानदेय होगा दोगुना। सोशल मीडिया के माध्यम से दी जानकारी। और खेल की खबरों में ओवल टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया लड़खड़ाई। 6 विकेट पर बनाए 204 रन। करुण और सुंदर क्रीज पर मौजूद। और आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। निर्वाचन आयोग ने आज बिहार में मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी कर दिया। इसके साथ ही बिहार के सभी 38 जिलों से संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक दलों को मतदाता सूची के ड्राफ्ट की डिजिटल और भौतिक प्रतियां प्रदान की जाएंगी। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और राज्य के सभी 243 निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी किसी भी मतदाता या मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से 1 सितंबर तक दावे और आपत्तियां आमंत्रित कर पाएंगे। इस दौरान कोई भी पात्र मतदाता जो सूची में शामिल नहीं हो पाया, अपना नाम जोड़ने, किसी अयोग्य नाम को हटाने या किसी प्रविष्टि में सुधार करने के लिए आवेदन कर सकता है। ये मसौदा मतदाता सूची सीओ की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। voters.eci.gov.in पर लॉगिन कर आप अपने विधानसभा क्षेत्र और जिले के आधार पर लिस्ट चेक कर सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता पटना से मधुरेश नारायण। मधुरेश, खास तौर पर हम सुबह भी इस बारे में चर्चा कर रहे थे और अब जो अपडेट के साथ खबर वो ये है कि जो बिहार में मतदाता सूची है उसका ड्राफ्ट जारी कर दिया गया। ऐसे में अगर आपका नाम उसमें नहीं है या फिर गलत तरीके से उसमें इन्फॉर्म्ड है, उसे किस तरह से ठीक करवाया जा सकेगा? देखिए, इसके लिए चुनाव आयोग जो है वो बृहद कैंपेन चला रही है। हर जिले में, हर ब्लॉक में इस कैंपेन का आयोजन किया जा रहा है और बड़ी बात ये है कि ये जो कैंप लगाए जा रहे हैं, ये कैंप छुट्टी वाले दिन और त्योहार वाले दिन भी वर्किंग होंगे, सुबह 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक। इसके बाद अगर आप वहां नहीं जा सकते हैं तो आप ऑनलाइन भी ईसीआई की वेबसाइट पे या फिर सिर्फ ऐप का इस्तेमाल करके करेक्शन कर सकते हैं, अपना दावा पेश कर सकते हैं कि अगर आपका नाम उस लिस्ट में नहीं है तो। इसके बाद में जो फॉर्म 6 भरने की प्रक्रिया है वो भी चलाई जा रही है। फॉर्म 6 वैसे मतदाताओं के लिए भरा जाता है जो पहली बार मतदाता सूची में जिनका नाम इनरोल किया जाना होता है, वो भी अपना नाम जो है वो इनरोल कराने के लिए फॉर्म 6 भर सकते हैं। इसमें चुनाव आयोग की तरफ से डायरेक्टिव्स बीएलओज को दिया जा चुका है। वो बीएलओज हर तरह से मदद करेंगे मतदाताओं की। अगर इसके बाद भी किसी मतदाता को परेशानी होती है तो वो सीधे सीधे डीएम के यहाँ अपने उनकी जो परेशानी है उसको रख सकते हैं। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयोग के पास में भी लिखित कंप्लेन या मेल के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से कंप्लेन कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने पूरा भरोसा दिलाया है कि अगले 2 महीनों में किसी भी तरह के जो दावे पेश किए जाएंगे उसका निस्तारण चुनाव आयोग निश्चित रूप से करेगा। जी, घबराने की जरूरत नहीं है, वो सीधा बीएलओ से संपर्क कर सकता है। ऐसे में बीएलओ की भूमिका इस सुनिश्चितता को उपलब्ध करवाने के लिए बेहद जरूरी हो जाती है। तो बीएलओ के कंधों पर भी अहम कार्यभार है। बिल्कुल। और देखिए, अगर किसी व्यक्ति को ये जानकारी नहीं है
कि उनके बीएलओ कौन है अथवा उनका मोबाइल नंबर क्या है या उनसे संपर्क कैसे किया जा सकता है। तो इसके लिए भी ऑनलाइन चुनाव आयोग ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। आपको ईसीआई की साइट पे जाना है, नो योर बीएलओ का एक वहाँ पे ऑप्शन आता है, उसको क्लिक करना है। वहाँ पे आपको अपना ईपिक नंबर डालना है, विधानसभा क्षेत्र डालना है और इसके बाद एक ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे आएगा। उसके साथ में लॉगिन करते ही आपको अपने बीएलओ की पूरी जानकारी मिल जाएगी, उसका फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा, जिससे आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया मधुरेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और वहीं जहां आज बिहार का जो ड्राफ्ट लिस्ट है वोटर से जुड़ा हुआ वो जारी कर दिया गया, इसके साथ ही निर्वाचन आयोग बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र आज से नए मतदाताओं के नाम को जोड़ने का भी विशेष जो अभियान है उसकी शुरुआत कर रहा है। इसके लिए 1 अक्टूबर 2025 तक 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले लोग फॉर्म 6 भरकर नए मतदाता बन सकते हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि युवा मतदाता जिनकी उम्र 1 जुलाई 2025 को 18 वर्ष की होगी या फिर अक्टूबर 2025 को उससे पहले 18 वर्ष पूरे हो जाएंगे, वो फॉर्म भर सकते हैं। उन्हें घोषणा पत्र के साथ फॉर्म 6 में अपना आवेदन दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए आज से 1 सितंबर तक पूरे बिहार में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने के लिए युवाओं को बार-बार एसएमएस भेजे गए हैं। इस प्रक्रिया की शुरुआत से अब तक कुल 10 करोड़ से ज़्यादा एसएमएस भेजे जा चुके हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिहार वासियों को सौगात दी। बिहार सीएम ने रसोइयों, रात्रि प्रहरियों और शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशकों के जो मानदेय हैं उसमें वृद्धि की है। अब इन्हें दोगुना मानदेय मिलेगा। सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही हम लोग शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वर्ष 2005 में शिक्षा का कुल बजट 4,366 करोड़ रुपए था, जो बढ़कर 77,690 करोड़ रुपए हो गया है। बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति, नए विद्यालय भवनों के निर्माण और आधारभूत संरचनाओं के विकास से शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ। शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में रसोइयों, रात्रि प्रहरियों और शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसे ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इन कर्मियों को और उनकी मानदेय राशि में सम्मानजनक वृद्धि करते हुए इसे दोगुना करने का निर्णय लिया। शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्याह्न यानी कि मिड डे मील बनाने वाले जो कार्यरत रसोइये हैं, उनके मानदेय में दोगुनी वृद्धि करते हुए 1,650 रुपये से इसे अब 3,300 रुपये करने का निर्णय लिया गया। वहीं माध्यमिक उच्च शिक्षा विद्यालय में कार्यरत रात्रि प्रहरी का मानदेय 5,000 रुपये से दोगुना कर दिया गया है और ये अब 10,000 रुपये करने का निर्णय लिया गया। साथ ही शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशकों का मानदेय 8,000 रुपये से दोगुना करते हुए 16,000 रुपये करने का निर्णय लिया गया। साथ ही इनकी वार्षिक वेतन वृद्धि 200 रुपये के स्थान पर 400 रुपये करने का निर्णय लिया गया है। इससे कार्यरत कर्मियों की मनोबल में वृद्धि होगी और वो अधिक उत्साह और लगन से अपने कार्यों का निष्पादन कर पाएंगे। और अब बात रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी से जुड़ी हुई। ईडी ने रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को 5 अगस्त को पूछताछ के लिए समन भेजा। बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली स्थित ईडी ऑफिस में उनसे पूछताछ होगी। 17,000 करोड़ रुपए से अधिक के कथित लोन फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल अंबानी को तलब किया गया। ईडी ने कुछ समय पहले रिलायंस ग्रुप से जुड़ी कंपनियों के 35 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें मुंबई और दिल्ली के ऑफिस शामिल थे। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन के लिए मुश्किलें, साफ तौर पर संकट के बादल उन पर, क्योंकि अनिल अंबानी की अगर बात की जाए तो ईडी ने उन्हें 5 अगस्त को पूछताछ के लिए समन भेजा है। दिल्ली स्थित ईडी ऑफिस में उनसे पूछताछ होगी और ये कथित लोन फ्रॉड के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जिसमें अनिल अंबानी को तलब किया गया है और 17,000 करोड़ रुपए से अधिक का ये लोन फ्रॉड है। ऐसे में मनी ट्रेल को स्थापित करना और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस किस तरह से कई ऐसे राज हैं जिनसे पर्दा उठाएगी, वो देखना होगा। तो दिल्ली स्थित ऑफिस में पूछताछ जो है वो होगी। अनिल अंबानी के लिए अगर देखा जाए तो फ्रॉड का मामला है, 17,000 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है, जहां 5 अगस्त को दिल्ली स्थित मुख्यालय में उनसे पूछताछ और उन्हें हाजिर होने के लिए कहा गया। हालांकि ईडी ने पिछले हफ्ते अगर हम देखें तो जो पीएमएलए है यानी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून, उसके तहत बड़ी कार्रवाई की थी। एजेंसी ने मुंबई में करीबन 35 जगहों पर अलग अलग छापे मारे थे और अनिल अंबानी की कंपनी से जुड़ी 50 कंपनियां और 25 लोगों से संबंधित ये छापे बताए जा रहे हैं।
और अब बात संसद के मानसून सत्र से जुड़ी हुई। आज मानसून सत्र का 10वां दिन। लोकसभा में आज 3 विधेयक गोवा राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का समायोजन विधेयक 2024, वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक 2024 और भारतीय पत्तन विधेयक 2025 विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। गोवा विधानसभा से जुड़ा ये विधेयक राज्य में अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान करता है। लोकसभा में चर्चा के लिए वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक 2024 भी चर्चा के लिए सूचीबद्ध है। इस विधेयक के माध्यम से समुद्री संधियों और अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों के तहत भारत के दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। इसके साथ ही लोकसभा में विचार और पारित किए जाने के लिए भारतीय पत्तन विधेयक 2025 भी पेश किया जाएगा। यह विधेयक भारतीय पत्तन एक्ट 1908 का स्थान लेगा। इसमें बंदरगाहों के कामकाज और प्रबंधन को रेगुलेट करने, शुल्क और प्रभार लगाने और पर्यावरण सुरक्षा उपाय करने से संबंधित प्रावधान है। वहीं राज्यसभा में आज एक विधेयक समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2025 चर्चा के लिए सूचीबद्ध है। विधेयक भारतीय समुद्री माल परिवहन एक्ट 1925 का स्थान लेने का प्रयास करता है। एक्ट भारत के एक बंदरगाह से भारत के दूसरे बंदरगाह या दुनिया के किसी भी बंदरगाह तक माल ढुलाई की जिम्मेदारियों, देनदारियों, अधिकार और छूट से संबंधित प्रावधान करता है। इसके साथ ही उच्च सदन में गृह मंत्रालय की ओर से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को 6 महीने के लिए बढ़ाने का एक वैधानिक प्रस्ताव पारित किए जाने के लिए पेश किया जाएगा। इसके साथ ही शुक्रवार का दिन निजी विधेयकों के लिए सुनिश्चित होता है। इस दौरान दोनों सदनों में सांसद विभिन्न संकल्प पेश करेंगे। कार्यों के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहिए टीटी न्यूज़। जब जब भूख सताए MDH याद आए, सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग बने, थोड़ा खा के पेट भरे, डाइजेशन को ना दे धोखा, MDH सोयाबीन का चोखा। MDH सोयाबीन बढ़िया नगेट्स, सोया चूरा और सोया चाप। MDH सोयाबीन असली प्रोटीन। MDH। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक मिनट। क्या हुआ? अभी से इतना खर्चा करोगे तो मेरी पढ़ाई का क्या करोगे? उन्होंने पहले ही लाइफ इंश्योरेंस का चाइल्ड प्लान सोच रखा है इसके लिए। बढ़िया है। सपनों को रखो सुरक्षित चाइल्ड प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। ब्रेक के बाद का स्वागत। बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के लिए देशवासियों से अपने विचार साझा करने के लिए कहा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, जैसे जैसे हम इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस के करीब पहुंच रहे हैं, मैं अपने साथी भारतीयों से सुनने के लिए उत्सुक हूं। इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस भाषण में आप किन विषयों या विचारों को प्रतिबिंबित होते हुए देखना चाहेंगे? MyGov और नमो ऐप ओपन फोरम पर अपने विचार साझा करें। अब राजधानी दिल्ली को कूड़े से आज़ादी मिलेगी। दिल्ली सरकार की पहल पर आज से 1 महीने के लिए कूड़े से आज़ादी स्वच्छता अभियान शुरू होगा। इसके तहत MCD के सभी विभागों और जोनल अधिकारियों को विशेष जिम्मेदारियां दी गई हैं। अभियान की शुरुआत में कार्यालयों की सफाई होगी, जहां पुराने कागज, फर्नीचर आदि को रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाएगा। हर कार्यालय में गीले और सूखे कचरे के लिए 2 कूड़ेदान अनिवार्य होंगे। अगस्त में हर शनिवार झुग्गी बस्तियों में नालियों की सफाई और कचरा हटाने का विशेष अभियान चलेगा। 1 से 15 अगस्त तक 500 से अधिक प्रमुख वाणिज्यिक बाजारों में रात के समय सफाई होगी। 4 से 14 अगस्त तक सार्वजनिक सामुदायिक शौचालयों, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट्स, होटल्स के शौचालयों का निरीक्षण और सुधार होगा। पार्कों के आसपास झाड़ियों की छटाई, 11 से 12 अगस्त को स्कूलों और आसपास की सफाई। वहीं एक साथ
और 14-21 अगस्त को रेलवे ट्रैकों के किनारे कचरा हटाने का अभियान चलेगा। 4 से 14 अगस्त तक रेस्टोरेंट्स और होटल्स के शौचालयों का भी निरीक्षण किया जाएगा। वहीं 11 से 12 अगस्त तक स्कूलों की आसपास की सफाई होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में राजधानी में स्वच्छता मिशन दिल्ली को कूड़े से आज़ादी अभियान की शुरुआत की। इस अभियान की शुरुआत के पहले दिन दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने खान मार्केट में स्वच्छता अभियान चलाया, जिसमें आम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अभियान में उनके साथ भाजपा नेता सतीश उपाध्याय मौजूद रहे। इस मौके पर मेयर राजा इकबाल सिंह ने दिल्ली वासियों से पूरी दिल्ली को स्वच्छ बनाने के मिशन को आगे बढ़ाने की अपील की। इस मिशन का उद्देश्य राजधानी को कूड़े से आज़ादी दिलाना है। दिल्ली बड़ा परिवार है, तो आज उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली नगर निगम की ओर से ये पहल की गई कि दिल्ली को कूड़े से मुक्त किया जाए। ये हमारा पूरा स्टाफ और दिल्ली के सभी लोग यहाँ पर आए हैं। इस पॉइंट से हम अपना सफाई अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। अभी हमारा शपथ होगी कि हम सब दिल्ली को साफ करेंगे, स्वच्छ करेंगे, स्वस्थ करेंगे, हरित करेंगे और उसके बाद यहाँ से हम सफाई का अपना अभियान शुरू करेंगे। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जब शपथ ली थी तो देशवासियों से आग्रह किया था कि स्वच्छता को अपने दैनिक जीवन का आधार बनाएं और देश जब स्वच्छ रहेगा तभी स्वस्थ भी रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय रेखा गुप्ता जी ने 1 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक दिल्ली को कूड़े से आज़ादी का आह्वान किया है, स्वच्छाग्रही बनने का आह्वान किया है और उन्होंने कहा है कि हम दिल्ली के एक एक कोने को स्वच्छ करेंगे, दिल्ली को हरित बनाएंगे, दिल्ली को साफ सुथरा बनाएंगे, दिल्ली के निवासी साफ सुथरी हवा भी लेंगे। नए महीने की नई शुरुआत के साथ कई अहम बदलाव भी दस्तक दे रहे हैं, जो आम लोगों के लिए राहत लेकर आएंगे। यूपीआई में बैलेंस चेक और लेन देन की सुविधा को और भी बेहतर बनाया गया। अब हर बार पैसे भेजते समय रकम लेने वाले का नाम दिखेगा, जिससे गलत भुगतान से बचा जा सकेगा। वहीं ऑटो पे सुबह 10 बजे से पहले, दोपहर 1 से 5 बजे के बीच और रात 9:30 बजे के बीच दिखाई देगा। साथ ही यूपीआई भुगतान अगर असफल हो जाता है तो उसका स्टेटस चेक करने के लिए सिर्फ 3 मौके मिलेंगे। हर कोशिश के लिए आपको 90 सेकंड का इंतजार करना ज़रूरी होगा। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम का जो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर है उसे 33.50 रुपये सस्ता किया। दिल्ली में अब सिलेंडर 1631.50 रुपये पर उपलब्ध होगा, जो कि पहले 1665 रुपये का था। ये बदलाव निश्चित रूप से लोगों की जेब का बोझ कम करेंगे, यानी कि खर्च का बोझ कम होगा, सुविधा को भी बढ़ाएंगे। बिना किसी दावे वाले शेयर, ब्याज और बॉन्ड राशि को निवेशक, शिक्षा, संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने के लिए भी अब मंजूरी होगी। 6 साल पहले संसद ने 3 तलाक की कुप्रथा पर संविधान की मोहर लगाते हुए इसे अपराध घोषित कर दिया था। साथ ही मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिला। देखिए रिपोर्ट। 30 जुलाई 2019 को राज्यसभा ने मुस्लिम महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए तलाक पर रोक से जुड़े बिल को मंजूरी दी थी। इससे पहले 25 जुलाई को लोकसभा से इस ऐतिहासिक बिल को मंजूर किया जा चुका था। इसके कानून बनने के बाद मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के जरिए एक बार में 3 तलाक को गैरकानूनी और दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया। इस कानून ने मुस्लिम महिलाओं को न सिर्फ सामाजिक बल्कि मानसिक न्याय भी दिलाया। 3 तलाक पर रोक लग जाने से मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी में विश्वास और सुरक्षा की नई रोशनी आई। 3 तलाक अब एक अपराध बन चुका है। इसके लिए 3 साल की सजा का प्रावधान भी कानून में किया गया है। इस कानून पर काफी राजनीतिक बहस भी हुई। मोदी सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया जिससे मुस्लिम महिलाओं को एक ऐसा अधिकार मिला जो इससे पहले कभी नहीं मिला था। यह बहुत ऐतिहासिक कदम था। नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था कि 3 तलाक की पीड़ित महिलाओं के साथ खड़े हो जाओ। इन सबों ने विरोध किया था। क्या सोनिया जी, क्या मायावती जी, क्या ममता जी और महिला नेत्री, क्या सीपीआई, क्या सीपीएम, क्या अखिलेश यादव, क्या आरजेडी, क्या मतलब है इसका? पाकिस्तान, बांग्लादेश में भी 3 तलाक को नियंत्रित किया गया है, लेकिन भारत में नहीं हो सकता क्योंकि वोट बैंक है। और आज महिलाओं में एक नया उत्साह आया है। उनको मालूम है कानून के साथ खड़ा है और संख्या में कमी भी आई। गौरतलब है कि 3 तलाक पर अधिकतर मुस्लिम देशों में पहले से ही रोक है। ऐसे में ये विषय आया कि क्या तुष्टीकरण की राजनीति के चलते पूर्व की कांग्रेस सरकारों ने इस पर रोक लगाने का कानून पारित नहीं किया। ये आरोप तब और भी गहरे हो जाते हैं जब मुस्लिम समाज के भले के लिए लाए गए हर अहम विधेयक का कांग्रेस सहित सहयोगी दल विरोध करते नजर आए।
संसद के पिछले सत्र में लाए गए वक्फ संशोधन बिल पर भी विपक्षी दलों का रुख सवाल खड़े करता है। पार्लियामेंट टीम, डीडी न्यूज। जम्मू कश्मीर में श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा पूरे धार्मिक हर्षोल्लास के साथ जारी है। गुरुवार को श्रद्धालुओं का तीसरा जत्था पुंछ पहुंचा। वहीं श्री अमरनाथ गुफा मंदिर में दर्शन के लिए गुरुवार को तीर्थ यात्रियों का काफिला खराब मौसम की वजह से जम्मू के भगवती नगर से आगे नहीं जा सका। जम्मू कश्मीर में श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए तीसरा जत्था गुरुवार सुबह पुंछ पहुंचा। यात्रियों के पुंछ पहुंचते ही आध्यात्मिक उत्साह और उल्लास की लहर दौड़ गई। प्रशासन और स्थानीय लोगों ने तीर्थ यात्रियों का भव्य स्वागत किया। मंदिर पहुंचकर तीर्थयात्रियों ने सबसे पहले ऐतिहासिक गौरी कुंड में डुबकी लगाई और दर्शन कर मत्था टेका। वहीं बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन के बाद तीर्थयात्री काफी उत्साहित दिखे। ये यात्रा 7 अगस्त तक चलेगी, जिसके लिए प्रशासन ने तमाम जरूरी इंतजाम किए हैं। यात्रा में भरपूर आनंद आ रहा है, ऐसे मानो कि बड़ा आनंद आ रहा है। और सुरक्षा के लिए अपने जो आर्मी फोर्स है, जम्मू पुलिस है, जगह जगह जो भंडारे चल रहे हैं, हर चीज में कोई भी चीज में कोई कमी नहीं है। अपने बूढ़े अमरनाथ की यात्रा में आए हैं और यहाँ पे यात्रा का जो अनुभव है बहुत ही उत्साहित पूर्वक है। और यहाँ का जो भंडारे उनका बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लगा हुआ है। धन्यवाद देना चाहूंगी मैं यहाँ के पुंछ के लोगों को, जिन्होंने हमारा इतना अच्छा स्वागत किया, इतनी अच्छी व्यवस्था की है। मौसम खराब है, उसके बावजूद भी उनका उत्साह, उनका उल्लास कम नहीं हुआ। उधर भारी बारिश के कारण अमरनाथ यात्रा स्थगित होने की वजह से गुरुवार को यात्रियों का कोई काफिला जम्मू से कश्मीर के लिए रवाना नहीं हुआ। खराब मौसम को देखते हुए सावधानी के तौर पर तीर्थयात्रियों का काफिला भगवती नगर से आगे नहीं भेजने का निर्णय लिया गया था। सूत्रों के अनुसार यात्रा क्षेत्र में भारी बारिश के कारण बेस कैंप से तीर्थयात्रियों की आवाजाही प्रभावित हुई। इसलिए ये निर्णय लिया गया है कि 31 जुलाई को भगवती नगर, जम्मू से बेस कैंप बालटाल और नुनवान की ओर किसी भी काफिले की आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाएगी। तीर्थयात्रियों को समय समय पर स्थिति से अवगत कराया जाएगा। वहीं यात्रा 1 अगस्त से बालटाल मार्ग से जारी रहेगी। अमरनाथ यात्रा 2025 के दौरान अब तक 3.93 लाख से अधिक तीर्थयात्री श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन कर चुके हैं। इस वर्ष की यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई और 9 अगस्त को समाप्त होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रख्यात स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में अपनी तकनीकी प्रतिभा का अनुकरणीय प्रदर्शन करने वाले छात्र नैनेश गुडला ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी इस प्रतिभा के लिए उन्हें राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किया जाएगा। लेकिन नैनेश गुडला को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर अपने साथ डिनर पर आमंत्रित किया। आज ये आमंत्रण लेकर हौस खास पोस्ट ऑफिस की टीम नैनेश गुडला के घर पहुंची। राष्ट्रपति भवन से आमंत्रण मिलने के बाद छात्र नैनेश गुडला बेहद खुश हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से निमंत्रण मिलने पर नैनेश ने कहा कि ये उनके लिए बहुत बड़ा सम्मान है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जो AICTE कंडक्ट करवाती है, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था 2024 में। बेसिकली हमारे देश के जो कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं उसके लिए सॉल्यूशंस के लिए हमें स्टेटमेंट्स AICTE ये स्टेटमेंट्स देती है। मैंने वो कंपटीशन जीता भी था, तो उस बेसिस पे हमें प्रेसिडेंट को हमारे साथ इंटरैक्ट करना था। मुझे अभी राष्ट्रपति भवन से प्रेसिडेंट के साथ 15 अगस्त को डिनर का इनविटेशन मिला है, जिसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरे पेरेंट्स को, मेरे मेंटर्स को, टीचर्स को, सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ और स्पेशली प्रेसिडेंट को। 2021 में असम के दरांग जिले के सिपाझार राजस्व सर्कल के तहत स्थापित गुरुखूटी बहुउद्देशीय कृषि परियोजना ने अपनी स्थापना के 4 सफल वर्ष पूरे कर लिए। 7,800 बीघा भूमि में फैली ये परियोजना आज उत्तर पूर्व भारत के सबसे बड़े कृषि उपक्रमों में से एक बन चुकी है। आप इस रिपोर्ट का लीजिए आनंद। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। असम में दरांग जिले के सिपाझार राजस्व मंडल के अंतर्गत 2021 में स्थापित गुरुखूटी बहुउद्देशीय कृषि परियोजना ने 4 सफल वर्ष पूरे कर लिए हैं। 7,800 बीघा भूमि में फैली ये परियोजना अब पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े कृषि उपक्रमों में से एक बन गई है। पहले गुरुखूटी में जमीन के एक बड़े हिस्से पर अवैध अतिक्रमण था। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस जमीन को पुनः प्राप्त करने और उसे उत्पादक कृषि फार्म में बदलने का संकल्प लिया। आज इस परियोजना में मवेशी पालन, मछली उत्पादन इकाइयां और सब्जियों व फसलों की व्यापक खेती शामिल है। ये प्रोजेक्ट अभी
चल रहा है। 4th ईयर ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। हमारा लास्ट ईयर का जो प्रोडक्शन था मोर देन 5 करोड़ का था और अभी हम लोगों ने टारगेट लिया है, ये टारगेट 10 करोड़ का इस साल के लिए हमने लिया है। 300 कृषि सैनिकों के साथ शुरू की गई इस परियोजना की वार्षिक आय 2021 में 1 करोड़ 8 लाख रुपए से बढ़कर 2024 में 5 करोड़ 70 लाख रुपए हो गई है। इस वर्ष इसका लक्ष्य 10 करोड़ रुपए की आमदनी प्राप्त करने का है। परियोजना प्रमुख पद्मा हजारिका के अनुसार प्रमुख फसलों में सरसों, मक्का, काला चना और सब्जियां शामिल हैं। इस फार्म में 200 गिर गायें और 300 सूअर भी हैं। बाढ़ सुरक्षा उपायों और सड़क अवसंरचना ने इस क्षेत्र में सुधार किया है, जो कभी अवैध अतिक्रमण के अधीन था। हम लोग का जो इनकम हो रहा है, प्रोडक्शन जो हो रहा है, तो सारा मार्केट में तो दूध भी दिया है, हम लोग का साग सब्जी ये भी दिया है, जो हम लोग का मेज़, मस्टर्ड, ये सब जो प्रोडक्शन हुआ है मार्केट में तो किया है। शॉर्ट टाइम में हम लोग 5 से 1000 बीघा माटी हम लोग और एक्सपेंशन होगा। हम लोग ये प्रोडक्शन बढ़ाएगा, काम करेगा। इधर गुरुकुटी प्रोजेक्ट हम लोग का चीफ मिनिस्टर का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। असम में अवैध प्रवासियों, अतिक्रमण और घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है, जिसके खिलाफ राज्य सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है। मौमिता बिस्वास की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।